हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसानों के आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन कृषि कानूनों पर किसी तरह का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा और इसी के चलते किसानों ने आंदोलन को तेज करने का फैसला लिया है और मई में तो किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया है, तो वहीं आज FCI बचाओ दिवस किसानों ने मनाया है। किसान आंदोलन को 131 दिन हो चुके हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को पिछले 4 महीने से ज्यादा का समय हो गया। अब किसानों ने अपनी आगे की रणनीति बना ली है। मई में जहां किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान किया, वहीं सोमवार को किसानों ने FCI बचाओ दिवस मनाया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में किसानों ने FCI के गोदामों और दफ्तरों के आगे धरना दिया और FCI को निजी हाथों में सौंपने का विरोध किया। FCI को बचाने पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकार मुनाफे के उपक्रमों को पूंजीपतियों को सौंपने का कार्य कर रही है, जिसका वे विरोध जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोदामों और भंडारण को निजी हाथों में सौंपकर सरकार PDS सिस्टम को खत्म करने की कोशिश में है। जब सरकार के पास भंडारण नहीं होगा तो गरीबों को सस्ता अनाज भी नहीं मिलेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने बताया कि अगर FCI को निजी हाथों में सौंप देंगे तो जितना किसानों को फसल बेचने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, उतनी ही दिक्कत उन आम लोगों को भी होगी जिन्हें सस्ती दरों पर अनाज मिलता है। हमारा ये कहना है FCI को सरकार बंद करने जा रही है और शांता कुमार की कमेटी ने भी स्पष्ट सरकार को अपना वो भेज दिया है कमेटी की रिपोर्ट कि FCI की कोई जरूरत नहीं है और हरियाणा पंजाब से तो खासकर FCI को जरूरत नहीं खरीदने की। हमारा ये कहना है अगर FCI बंद हो जाती है तो हिंदुस्तान के किसान की फसल कौन खरीदेगा और हिंदुस्तान के गरीब आदमी को जो सस्ते अनाज रेट पे अनाज मिलता था वो कौन देगा। यानी कि हिंदुस्तान की सरकार ने कारपोरेट के हवाले बिल्कुल सारी जनता को कर दिया है, बेच दिया है। इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। FCI गोदाम के बाहर जो है किसानों के काल पर ये धरना दिया गया है। किसान 4 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, बॉर्डर पे पड़े हैं। जो 3 कृषि काले कानून सरकार लेकर के आई है, ये सिर्फ किसानों के ही नहीं बल्कि आम जनता के विरोध में है, हर गरीब आदमी के, हर मेहनतकश के विरोध में है। क्योंकि इस तरह से कॉरपोरेट को खेती सौंपने के ये कानून है, उससे पूरी तरह से खेती पर कॉरपोरेट्स का कब्जा हो जाएगा और इसके साथ साथ जो है FCI खत्म हो जाएंगी। क्योंकि सरकार जब MSP नहीं देगी, सरकार खरीदेगी नहीं, कॉरपोरेट जो है वो अनाज खरीदेंगे तो फिर मन माने भाव जो है वो जनता को बेचेंगे, जिससे जनता जो है दाने दाने की मोहताज हो जाएगी। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया कि सरकार धीरे धीरे सभी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने जा रही है, जिसके तहत FCI का भी निजीकरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि FCI में देश भर में अनाज का भंडारण किया जाता है, जिसके बाद गरीब तबके के लोगों को यहीं से राशन मुहैया कराया जाता है। इसलिए अगर FCI का निजीकरण होता है तो सबसे ज्यादा मार आम आदमी पर पड़ेगी, उस आम आदमी को जिसे सरकार स्कीम के तहत राशन देती है। क्योंकि निजीकरण होने के बाद कोई उद्योगपति आम जनता के बारे में नहीं सोचेगा। उसी के तहत FCI को भी प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं, उसको बचाने के लिए। क्योंकि FCI एक बहुत बड़ा भंडारण है इस देश के अनाज के लिए। वो हर एक उपभोक्ता को, चाहे हमारा दलित वर्ग है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे हमारे व्यापारी साथी है, जो भी खाद्यान्न जो जहाँ भंडारण होता है सभी जगह जाता है। तो वो अगर ये निजीकरण हो जाएगा, इसका प्राइवेट अदारों के हाथों में आ जाएगा, तो ये जो अनाज का भंडारण है उनके कंट्रोल में चला जाएगा और किसान की तो ये हार निश्चित ही है, उसका पतन तय है। उसके साथ साथ जो उपभोक्ता है, जो अनाज को खाने वाले लोग हैं, उन सभी पे मार पड़ने वाली। किसान संगठनों की मांग है कि प्राइवेट जमाबंदी का फैसला वापस लिया जाए। फसल का भुगतान काश्तकार को किया जाना चाहिए। FCI के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए। FCI में भंडारण किया जाना चाहिए। FCI के कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाए। FCI में रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए। खरीद की प्रक्रिया न्यूनतम समय में पूरी हो। एक तरफ तो किसान प्रदर्शन पर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों को लुभाने में जुटी है। कृषि मंत्री JP दलाल ने किसानों की खरीद को लेकर आश्वासन दिया कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर फसल का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें बिना मैसेज मिले गेट पास दे दिया जाएगा।
की शिकायत आई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता, उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। हमारे जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरीज हैं उनको ये आदेश दे दिया गया है कि उसको रजिस्ट्रेशन करके और उसकी फसल को खरीद लिया जाएगा। जिसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है, उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा और बगैर इन्विटेशन के भी उसकी फसल खरीद ली जाएगी। एक तरफ तो फसल खरीद चालू है तो वहीं दूसरी तरफ किसान लगातार आंदोलन को तेज कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। इसी कड़ी में सोमवार को किसानों ने एफसीआई बचाओ आंदोलन किया, लेकिन सवाल लगातार यही बरकरार है कि इस आंदोलन का अंत कब और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों की जो लड़ाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है और एफसीआई का घेराव किया गया और सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि अब जो निजीकरण किया जा रहा है इसी सब को लेकर के अब किसान सड़कों पर हैं और इन व्यवस्थाओं को लेकर के किसान लगातार अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर क्या वाकई में विचार कर रही है, जरा बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लेकिन जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता वंदना पोपली हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता खालिद चलका जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता रजवंत टहिनवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और किसान नेता दर्शन ढाना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वहीं राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में दर्शन ढाना जी आज आपसे ही कर रहा हूं। आज एफसीआई का घेराव क्या मकसद रहा है और क्या जिस मकसद के साथ आपने आज घेराव किया, प्रदर्शन किया, वो पूरा हो पाया है? और आपको लगता है कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके जो आप ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को कम से कम ये बताया भी जा सके कि क्या क्या कमियां हैं, जरा वो बताइए आप। जी सबसे पहले तो सुबंधु जी आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एफसीआई का घेराव किया है, किसानों को अगर आप निजी हाथों में दोगे तो जिस प्रकार से किसानों को ये आंदोलन चल रहा है, वो अपने फसल और नस्ल बचाने की कार्रवाई के लिए लगातार इतने महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठा है, तो ये प्रतीकात्मक रूप से हमने सरकार को चेताने का प्रयास किया है। दबाव तो आप कहिए या कोई और कहिए, मैं दबाव तो नहीं कहूंगा, हम तो केवल और केवल प्रयास कर रहे हैं। किसान केवल प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार से किसानों को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए कानून ज्यादा हो गया है, अब तो वो भी एक मिथ्या सा लगने लगा है कि बार बार काला कहें या कानून कहें। तो एक बार जरा इतिहास के ऊपर नजर उठाकर देख लीजिए। सरकार से हम कहना चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर सुबंधु जी सबसे ज्यादा बाजारवाद है और अमेरिका में 50 लाख खेत खत्म हो चुके हैं और वो 50 लाख खेत किस चीज के अंदर शामिल हो चुके हैं? गिनी चुनी 6-7 कंपनियों के अंदर। क्या यही हिंदुस्तान में करना चाहते हैं? आर्चीज, बुंग, करगिल, ड्रेफस, ये चारों कंपनियां हैं। और कमाल की बात देखिए सुबंधु जी कि अमेरिका के अंदर जो गेहूं का जो दाम है वो 100 साल पुराना तय करती है ये चारों पांचों कंपनियां किसानों का खरीदने के लिए। और इसी बात को लेकर के डर है, से इन्हीं बातों को लेकर के डर है और यही आशंका है कि कहीं भारत में भी ऐसा ना हो जाए और इसीलिए एफसीआई के गोदामों का घेराव करते हुए किसानों ने अपनी बातें रखी हैं। बिल्कुल, मैं जरा जल्दी से जवाब ले लेता हूं। वंदना जी, इस पर जरा जवाब दीजिए। किसानों को इस बात की आशंका है कि निजीकरण ज्यादा हो रहा है, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं। अगर सरकार के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि आपने सिस्टम बेहतर किया है, तो आप अगर भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं तो कम से कम उनको बता तो सकते हैं कि क्या चीजें अभी तक हुई हैं। देखिए, सबसे पहले शुभेंदु उस चीज को समझना पड़ेगा। एक आशंका को लेकर ये आंदोलन शुरू किया गया और वो आशंका भी हर पल बदलती रहती है। सबसे पहले बोले कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, फिर बोले कि मंडी खत्म हो जाएगी,
हमने उसके लिए आश्वासन दिया, फिर बोले जमीन खत्म हो जाएगी। हमने बोला आप कानून पढ़िए, कानून में स्पेशल लिखा है कि किसान की जमीन पर कोई भी करार नहीं हो सकता है। और उसको पढ़ने के बाद लगा कि अरे ये भी गड़बड़ हो गई, तो उसके बाद वो आगे चले गए कि मंडी खत्म हो गई, जमीन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आगे एफसीआई खत्म हो जाएगी। मतलब मैं तो हैरान होती हूँ कि ये आशंका कहाँ से कहाँ तक चली जा रही है। आप एक बात तो सोचिए ना, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र है ये, 24 में फिर से आएंगे आपके द्वार पर आपसे वोट मांगने नहीं, के लिए। किसान वंदना जी, किसान तो यही इसी बात को लेकर के डरा हुआ है कि जो 3 कानून हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो चीजें हैं, एफसीआई का भी जो आज घेराव किया गया है और सरकार को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि निजीकरण कहीं इतना ज्यादा हावी ना हो जाए दूसरे देशों के अंदर जो चल रहा है और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आकर के सब कुछ हाईजैक ना कर दें। डर इसी बात का है। देखिए मुझे लगता है कि अभी अमेरिका का भी एग्जाम्पल दे रहे थे, दर्शन जी कह रहे थे कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास किस दिशा में कर रहे हैं वो देखना चाहिए। आपको अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो पता है, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है वो नहीं पता। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं, कर रहे हैं। वंदना जी इन्वेस्टमेंट में एक इस बात को कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आपका प्रश्न दे दूँ। आप इन्वेस्टमेंट पहले की सरकारें भी करती आई हैं, लेकिन आप जिस निजीकरण का जवाब मेरे से मांग रहे हैं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे भी है, किसानों से भी है, यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे भी है, मुझे इतना सा बता दीजिए कि लगातार शोर मचाया जा रहा है कि किसानों के अकाउंट में जो पैसा जा रहा है डायरेक्टली वो गलत है, क्योंकि हमारे जो आड़ती है वो एटीएम है, वो आपके एटीएम प्राइवेट है या सरकारी है, वो मुझे जवाब दे दीजिए। एक तरफ तो आप लड़ते हैं प्राइवेट एटीएम के लिए और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है। मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं स्टैंड होना बहुत जरूरी है और एक ईमान कर चलिए ठीक है, 24 में तो आएंगे आपके पास। हाँ, और आप वोट लेकिन आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं, आशंकाएं अभी भी बनी हुई हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। मैं योगेश जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास भी आता हूं। ये जो आशंका है कि जमीन चली जा रही है, मंडियां खत्म हो रही हैं और उसके बाद अब एफसीआई धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो सरकारी खरीद कहां रहेगी फिर? ये जो किसानों के मन में डर है, ये कितना जायज है और क्या आपको लगता है कि सरकार के दावे कुछ हद तक सही हैं? मैंने 15-20 दिन पहले जो बात कही थी, आज वो किसान लोग कह रहे हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ये एफसीआई को भी प्राइवेट करेंगे या प्राइवेट हाथों में दे देंगे और उसके बाद जो अपना पीडीएस सिस्टम है उसको भी खत्म करेंगे और डायरेक्ट किसान की जेब में पैसा डालेंगे। वो बात आ गई है, ठीक है। और मैं इस बात से बहुत निराश और हताश होता हूं कि बीजेपी वाले दूसरे को बिल्कुल अज्ञानी कह देते हैं 2 सेकंड में, ठीक है। और ये कहते हैं परसेप्शन पे बात चलती है, साइंस भी परसेप्शन पे चलती है, उसके बाद उसके ऊपर शोध होता है, उसके बाद प्रूव होता है कि ये जो हमने सोचा था ये ठीक था या गलत था। अब मैं बात करता हूं, क्लियर कट एकदम स्पष्ट बातें करूंगा 2-4। किसान भाई ने जो कहा है मैं इससे 100% सहमत हूं। अमेरिका के अंदर जो है ना, वो गिने चुने लोगों के हाथ में जमीन रह गई है, ठीक है। किसी के पास तो 10,000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 50,000 एकड़ जमीन है और किसान खत्म हो गया है। तो ये इनका डर क्यों गलत है ये बता दें मुझे, नंबर 1। नंबर 2, जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो सब्सिडी है, सब्सिडी मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, मैं आज फिर कह रहा हूं, अमेरिका में 400 गुना सब्सिडी है किसान के लिए। वो क्यों है, जो अभी किसान भाई ने बोला उन्होंने एक्सप्लेन पूरा नहीं किया, मैं कर देता हूं। वो उसको जो किसान को जो पैसे जो पड़ती है चीज, वो बायर जो है उससे कम में खरीदता है, तो सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती है। मींस बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा दे रहे हैं, ना कि किसान को दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इनडायरेक्टली किसान की बजाय इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा दे रहे हैं। अब एफसीआई की बात कर रहा हूं मैं, एफसीआई के गोडाउन, जैसे अभी जैसे बीजेपी कहती है या जो भी पक्ष में है वो लोग ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पे एमएसपी का खत्म नहीं होगी तो क्या ये अपने घर पे बोरी ले जाके रखेंगे जब एफसीआई खत्म हो जाएगी? तो अब मैं तीसरी और चौथी बात कर रहा हूं, जो गोडाउन बनाए गए हैं, जो अदानी ने गोडाउन बनाए हैं, उन गोडाउन्स को कंफर्मेशन देने के लिए कि आप सेफ हैं, आपकी कोई चिंता नहीं है, सरकार के कान पे बिल्कुल जूं नहीं रेंग रही है कि किसान परेशान है या कोई भी आदमी परेशान है। और एक सेकंड, जो एक चीज वो नहीं पूरा बता सके वो अब मैं और बता देता हूं कि करेगी क्या सरकार, कि सरकार कहती है मैं आज मान के चलता हूं 20 रुपए किलो है जी, ठीक है, गेहूं 20 रुपए किलो, मैंने आपको 5 किलो देने हैं, तो 5 किलो के मैंने 100 रुपए आपके खाते में डाल दिए हैं, आप अपने आप ओपन मार्केट से खरीदो। लेकिन उसे 100 रुपए में वो चीज नहीं मिलेगी,
अब ये लोग जिस दिन आम आदमी समझ जाएंगे कि मुझे 100 रुपए में नहीं मिलेगी, ये चीज मुझे 400 रुपए में मिलेगी, तो वो 400 की भरपाई कौन करेगा, तब आम आदमी की समझ में आएगी। सरकारी खरीद पर संकट कैसे आ सकता है सर, ये कैसे हो रहा है? मैं बता रहा हूं, पैसे ही नहीं है इनके पास। हाँ। सरकारी खरीद 30 करोड़ मिलियन टन अनाज और ये सारी चीजें पैदा होती हैं, जिनके लिए 16 लाख करोड़ रुपया चाहिए सरकार के पास। 3.5 लाख करोड़ एफसीआई को घाटे में ये लेके आए पुराने पिछले 6 सालों के अंदर। तो मींस बाय कि 19-20 लाख करोड़ इनके जेब में होने चाहिए, जो कि नहीं है। तो मैं इस सरकार की ये मंशा या परेशानियां ये समझ सकता हूं कि आपको कोई ना कोई इंतजाम करना पड़ेगा, आपको इंतजाम करना पड़ेगा, आप कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप किसान को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, मैं इस पर वंदना जी आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जवाब लूंगा आपसे, मैं जवाब लूंगा, लेकिन खालिद चहलका जी, मैं बहुत ठीक है, मैं आपसे जवाब लेता हूं खालिद जी। लेकिन ये जो बार बार कहा जा रहा है कि सरकारी खरीद ये रुक जाएगी, कैसे हो सकता है? और सरकार तो बार बार कह रही है कि मंडियां खत्म होने को लेकर आशंका शुरुआत में जताई गई, लेकिन कितनी मंडियां खत्म हुई इसके बारे में बता दीजिए। तो यही है कि विपक्षी खेमा ये किसानों को बरगला रहा है, ये बार बार कह दिया जाता है, ये सामने है। शुभेंदु जी, जब ये सरकार ने निजीकरण की सरकार ने राष्ट्रीयकरण की सरकार के खिलाफ प्रचार शुरू किया, तो प्रचार सबसे पहले नारा क्या था प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि वो बेच रहे हैं इस देश को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। आपने भी सुना होगा, सारे देश ने सुना था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये नारा सुना था ना आप लोगों ने। बेचने के बहाने क्या है? बेचने के बहाने क्या है कि सब कुछ इस देश के अंदर घाटे में चल रहा है। जिसको पहले बेचने का सरकार प्लान बनाती है, सबसे पहले उसको घाटे में लेके जाती है। चाहे बैंक का निजीकरण का मसला रहा हो, जो भी उद्योग धंधे पब्लिक प्रॉपर्टियां अब तक निजीकरण के हाथों में गई हैं, उनमें सबसे पहले ये ले जाया गया, उनको घाटे में ले जाया गया। घाटे में ले जाने के बाद उनको बेचा गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस सौदे में घाटा है और प्राइवेट व्यक्ति जो उसमें फाइनेंस अपना खर्च लगाएगा, वो किसकी औकात है कि घाटे का सामान खरीदेगा? सरकार का बड़ा साफ एजेंडा है कि पहले उसको घाटे में लेके जाना है। आप पीछे न देखेंगे, पीछे आप देखेंगे, चाहे बीमा कंपनियां रही हो, बैंक रहे हो, सब कुछ को घाटे में ले जाया गया, उसके बाद उनको बेचा गया है। और बेचने के लिए उनके दाम क्या लगाए गए? मैं आपको अभी अंतरराष्ट्रीय दिल्ली एयरपोर्ट की बात करता हूं, उसको बेचने का जो उनका प्लान चल रहा है, वहां की जमीन की जो मूल कीमत है, उस कीमत से भी उसको नीचे, कई गुना नीचे ले जाके बेचने का प्लान चल रहा है। अभी वंदना जी ने कहा कि आशंकाएं इतनी दूर चली गई हैं, एमएसपी पे आशंका चली गई है, मंडी पे आशंका चली, अब एफसीआई पर। मैं आपको बता देता हूं कि आशंकाएं नहीं है, सरकार खुद कह रही है कि हमारे पास भंडारण की कमी है। ये तो आपने भी सुना, आपके सभी न्यूज चैनल पे चला। सरकार क्या कहती है कि हमारे पास भंडारण की कमी है, मतलब हम उसको घाटे में ले जा रहे हैं, और घाटे में ले जाके क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। ये जो चीजें हैं, आपने अब तक जो भी कुछ देश के अंदर बेचा है, कोई घाटे का सामान नहीं खरीदेगा। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो घाटे का सामान खरीदेगा, लेकिन उनको सरकार प्री प्लान एजेंडे के तहत घाटे में ले जा रही है, घाटे में ले जाकर उनको बेचेगी। ये कृषि कानून आए हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। इसको बरगलाना मान लीजिए, आप जो माने शुभेंदु जी, आप इसको जो मान लीजिए, लेकिन मैं बता देता हूं, मेरे मानने ना मानने से कुछ नहीं है। इसको सुनिए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा माने या मत माने, देश के लोग समझ रहे हैं, जो कृषि कानून है उनके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा है। कृषि जो इस देश की ताकत है, उसको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, और जो कृषि से जुड़ी हमारी देश की पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको बेचने की तैयारी में एक चीजें हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट एक और बता देता हूं, थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। एयर इंडिया जो है ना, एयर इंडिया का 6000 करोड़ का माना जा रहा है कि बिकेगा, लेकिन कैश नहीं देंगे उसे कोई भी। एयर इंडिया का गवर्नमेंट के खाते में कैश नहीं आएगा कि जी ठीक है आप चालू शुरू करो, आप फिर धीरे धीरे पैसे देते रहना, आपकी किस्तें बांध देते हैं। ये प्लानिंग चल रही है वो एयर इंडिया की। ठीक है, मैं जरा रजवंत जी को भी शामिल कर लेता हूं, फिर उसके बाद में एक साथ सारे सवालों का जवाब लूंगा वंदना जी से। रजवंत जी, जरा जल्दी से अपनी बात रखिए। और ये निजीकरण को लेकर के शंकाएं हैं, और इसीलिए यहीं से शुरुआत हो रही है, और किसान बार बार यही कह रहे हैं इसीलिए कि जब धीरे धीरे चीजें बिकती चली जा रही है, निजीकरण हो रहा है, तो इसीलिए आज उनको डर है कि कहीं उनकी जमीन ना चली जाए। देखिए, बात अगर करें शुभेंदु जी निजीकरण की, तो एक यही बात आती है कि निजीकरण क्यों? क्या जो आज तक हमारी जो संस्थाएं हैं वो इतनी कमजोर कैसे हो गई? सरकार उनको उनकी व्यवस्था दुरुस्त करने में क्या विफल हो गई? मेरा तो सीधा सीधा मानना ये है, खुद ये बीजेपी की प्रवक्ता भी इस चीज स्वीकार करेंगी कि अगर किसी चीज का हम निजीकरण की ओर लेके जा रहे हैं, कोई चीज घाटे में जा रही है, तो वो कमी किसकी है? अगर वो कमी आज से पहले के किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर डाली जाए तो वो भी इनकी कमी है। मतलब अगर हम किसी भी व्यवस्था को अगर दुरुस्त नहीं रख सकते, उस व्यवस्था को ठीक नहीं रख सकते, और फिर हम कहेंगे कि हम एक अच्छी सरकार चला रहे हैं, यह सरकार की सबसे बड़ी कमी है
कि वो चीजों को निजीकरण की ओर लेके जा रहा है। ये आज जो देश की जो चीजें बिक रही हैं, ये सरकार की कमी है। अभी मैं एक चीज आपको मैं बता देता हूं, अभी जैसे एफसीआई के बारे में जो कह रहे थे कि ये जो गोडाउन, जो अंबानी अडानी जो गोडाउन जो बना रहे हैं, क्या सरकार ये गोडाउन अपने लिए नहीं बना सकती थी? क्या इस चीज के लिए किसानों को अगर ये सुविधा दी जाती तो किसान अपने उस जो अपने अनाज को वहां पे भी स्टोर कर सकते थे? वो फायदा किसको मिलता? वो किसान को भी फायदा मिलता, सरकार को भी फायदा मिलता। लेकिन ये जा किसके पास रहे हैं? ये पूंजीपतियों के पास जा रहे हैं और सरकार आसानी से उनको बड़े एकदम थाली में परोस के दे रही है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी के ना तो प्रवक्ता ना इनके नेता मानने को तैयार नहीं है। हकीकत इनको भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम विफल हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात एक मैं अभी बता रहा था कि अभी वंदना पोपली जी कह रही थी कि आड़ती है वो किसान का एटीएम नहीं है। ये स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने भी ये चीज माना था, संसद में ये चीज माना था कि जो आड़ती है वो किसान का एटीएम है। ये आप नहीं कह सकते। उस समय आप कांग्रेस में थी, जब आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जब आप ये चीज आप याद नहीं रख रहे। नहीं, बात जो चीज लिखी गई आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? मतलब इसका मतलब या तो आप सही है या जो आपकी जो पार्टी के जो शीर्ष लीडर ने जो बात कही है वो गलत है। एक तो जरूर गलत है, या तो अपने आप को गलत मानिए या अपने पार्टी के लीडर को गलत मानिए। ऐसे बात नहीं बनेगी कि दोनों बात आपकी ठीक रहे। ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। दूसरी चीज मैं अभी एक चीज मैं और बता देता हूँ शुभेंदु जी, एक करके ठीक है। अब जरा जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं वंदना जी। ठीक है, नहीं आप जवाब दीजिए। हाँ, मैंने ये बोला कि प्राइवेट एटीएम कहा, मैंने जिसके लिए आप कह रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि एटीएम नहीं है, बिल्कुल एटीएम है। और आप इस बात को गलत मत करिए, थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से सुनिए। रजवंत एक बार अगर आप मेरे लिए कोई गलत बोलेंगे, मेरी नहीं, एक चीज इसमें ये भी है वंदना जी, अगर आप मानती हैं कि आड़ती एटीएम ही है तो क्यों नहीं आप उनके आड़ती के जरिए जो है किसानों को पैसे पहुंचवा दें? और इसीलिए तो किसान कह रहे हैं कि हमें पैसे आड़ती से लेने दीजिए। कहीं से भी पहुंचे, पैसे कहीं से भी पहुंचे, क्या बैंक में ही तो जा रहे हैं, किसान के पास तो जा रहे हैं। क्यों साढ़े जो खून पसीने की कमाई है, मैं अगर कुछ उगा रही हूँ, कमा रही हूँ, तो किसी और के पास क्यों पड़ी रहे? मेरे पास सीधा क्यों ना है? इसमें गलत क्या है? इसमें मुझे कुछ मतलब अगर उससे किसानों को फायदा हो रहा है तो फिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी जो प्रणाली है, आपका जो सिस्टम है, उससे अगर किसानों को कहीं बेनिफिट हो रहा है तो फिर किसान उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या किसान अपना नुकसान करके राजी है क्या? नहीं, क्या किसान अपना नुकसान करके खुश है क्या? आप मुझे ये बता दीजिए। ऐसे बहस करनी है तो फायदा क्या है? ऐसे बहस करनी है तो फायदा क्या? नहीं वंदना जी, इसमें बीच में मैंने तो ये कहा था कि आप मेरी स्टेटमेंट गलत बता रहे हो, जब उसके लिए टोका था, अदरवाइज मैं आपके बीच में नहीं बोली। नहीं वंदना जी, जहाँ तक ठीक है, प्रश्न हो गए शुभेंदु, हाँ बिल्कुल जवाब दीजिए। हाँ, सबसे पहले योगेश कौशिक जी ने अमेरिका का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने यहाँ पर सब्सिडी की बात की, उन्होंने बात की कि अमेरिका में किसी के पास तो 10,000 एकड़ है तो किसी के पास जमीन नहीं है। तो शायद आप समझे नहीं अमेरिका की जो वहाँ पे किस तरह से खेती होती है। वहाँ पे एक्सटेंसिव खेती होती है। एक्सटेंसिव खेती का मतलब होता है जो छोटे छोटे खेत है उनको मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया गया, और सारे जो किसान है उन्होंने मिलकर उसमें खेती करना स्टार्ट कर दी। और आप यहाँ पे जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं ना, सब्सिडी उनको इस स्थिति में भी दी जाती थी जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती थी। उनको कहा जाता था कि इस साल गेहूं मत उगाना, इस साल फसल मत उगाना, आपको उसके बदले में सब्सिडी दी जाएगी। वो तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन वो मैं बता देती हूँ आपको। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर इसलिए भी सब्सिडी दी जाती थी कि इस साल आप गेहूं मत उगाना। तो सब्सिडी की आप यहाँ पर बात मत करिए। अमेरिका का परिप्रेक्ष्य अलग है। जो मैं अगर इंडिया की बात करूँ, यहाँ पर छोटे छोटे खेत है, यहाँ का परिप्रेक्ष्य अलग है। मुझे लगता है अब फिर आप बीच में बोले, मैं तो हाँ, अमेरिका तो चांद पे बसा हुआ है, इस दुनिया में नहीं है। आपका झूठ सुनते रहे, आपका झूठ सुनता रहूं मैं। आप जो मर्जी बोले मैं सुनता रहूं, आप झूठ बोलते रहे। आप मुझे कह दे मुझे पता नहीं है। मैं 10 बार अमेरिका घूम के आया हूँ। आप कितनी बार गए हो ये बता दो। नहीं, मैंने पूरी दुनिया घूमी है सर। आप 2 मिनट में कह देते हो तो आप अज्ञानी हो। मैं आपके बीच में बोली, कोई तकलीफ है तो बता दीजिए। नहीं ठीक है, इसमें बोली मैं अपनी बात वंदना जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। वंदना जी मैं वापस लौटता हूँ और शुरुआत आपसे ही करूंगा।
और आप इस पर जवाब दीजिएगा, क्योंकि घाटे से लेकर के बात यहां पर निजीकरण तक की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे पहले चीजों को घाटे में लाया जा रहा है और उसके बाद उसको बेच दिया जाता है। ये कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन बात यहां पर एफसीआई को लेकर के भी है कि सरकारी खरीद और सरकारी सिस्टम क्या धीरे धीरे खत्म करने की बात की जा रही है और इसी रास्ते पर सरकार है, जो कि विपक्ष के आरोप लगा रहा है। जवाब ले ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास में लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। वंदना जी, ब्रेक पर जाने से पहले सवाल आपके सामने बहुत सारे थे, जरा जवाब दीजिए। और बात यहां पर ये कि जो आशंका है एफसीआई खत्म, सरकारी सिस्टम खत्म और पीडीएस का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, तो किसान जाएगा कहां? और सरकार जो सस्ते दरों पर राशन देती है आम लोगों को, वो कैसे मिल पाएगा फिर? देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, ना तो एफसीआई खत्म हो रहा है, ना ही जो सस्ते दरों पर अनाज जा रहा है लोगों को वो खत्म होगा। सबसे बड़ी बात, अगर इसको किसी ने खत्म करने की कोशिश की थी तो वो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने राइस को फूट दिया था, फिर झूठ बोलते हैं आप सरेआम। आप सोचते सारे लोग बैठे राइट टू फूड किसने दिया था, बताओ जरा। सुन क्या लीजिए, कैसे सुन लेगा कोई भी? नहीं, ठीक है, एक दर्शकों को आप नहीं, झूठ बोलते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, इसका मतलब हम भी झूठ आपकी सुने। आपको भी मौका मिलेगा सर। झूठ तो गुमराह को करते रहते हैं। राइट टू फूड किसने दिया था, बताओ जरा। भोजन का अधिकार किसने दिया? नरेगा में मैच किसने दिया? भूल गए, याद दिला दूं आपको। हाँ दिलाओ, क्या दिलाना बोलिए। नहीं, खाली 2 मिनट। कांग्रेस की बात कर रही हूँ, कांग्रेस को जवाब देने दीजिए। हाँ बोलिए, आप ऐसे मदद कर लीजिए। आप बोलिए 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 आप। नहीं वंदना जी, जवाब बोलिए। ठीक है, खाली 1 मिनट। सुन लीजिए, मुझे लगता है इतना धैर्य होना चाहिए। मैंने सबकी बात सुनी तो मेरी बात भी सुनी। तकलीफ हो सकती है क्योंकि मैं डेटा के साथ में बात करूँ। झूठ पे तकलीफ तो होती है, वर्ल्ड चलो ट्रेड ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें कॉमर्स मिनिस्टर जो आनंद शर्मा है वो गए थे। उन्होंने वहां पर कहा था कि जो सब्सिडी जो है तो उसके लिए 30 क्लॉज लेकर आए थे, यानी कि जो फूड सब्सिडी मिल रही है उसके लिए 30 क्लॉज लाए थे कि हम इसको खत्म कर देंगे। ये जब हमारी गवर्नमेंट आई तब हमने 30 क्लॉज को खत्म किया कि फूड सब्सिडी कभी भी नहीं खत्म होगी। दूसरी बात, अगर आपको याद हो यूपीए के समय में एक बात हुई थी फूड कूपन की, यानी कि अगर किसी गरीब व्यक्तियों को चाहिए सीधा दुकान पे जाए, वंदना जी, तो ये वंदना जी, उस समय क्या हुआ था? लेकिन आज किसान ये घेराव करके ये बताना चाह रहे हैं। आपको इंतजार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा उस चीज का, उसका भी मैं जवाब दूंगी। तो अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि एफसीआई खत्म हो रही है। आपने देखा, हम लगातार आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको तो पता भी नहीं लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने कब क्या बेच दिया। आपको बता देता हूं, जिन प्राइवेट हाथों में इस देश को सौंपने जा रहे हैं आप, आपको पता नहीं लगेगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या बेच दिया, आपको पता नहीं लगेगा। आपको बता देता हूं, जो आप सारा सिस्टम प्राइवेट हाथों में देने जा रही है, लॉकडाउन के अंदर 12 से 15 करोड़ नौकरियां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में गई हैं। और प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब क्या होता है? इनके नेता, आप राहुल जी का छोड़ दीजिए, राहुल जी का छोड़ दिया, कहां है कहां नहीं हो तो नहीं, उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, इसी आप जहां हैं अब आप जहां पे हैं वहां पे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी ने क्या कहा था कि अपने पूर्वजों की संपत्ति बेचने वाली औलादें नालायक होती हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। आज आप वही कर रहे हैं, आज आप वही कर रहे हैं, सब कुछ बेच देंगे। ये गांव में कहावत है, एक गांव में कहावत है कि कल्लू ने अपने सारे पूर्वजों की जायदाद बेचकर एक गाड़ी लेके आया और कहता है मैंने जो मेरे पूर्वजों ने 70 साल में नहीं किया वो मैं कर रहा हूं। अच्छा कर रहा है, सारी जमीन बेच के गाड़ी लेके आया, खाली वो इतना से कर रहा है ना। वो सारा कुछ बेच देंगे, सारा कुछ बेच देंगे इस देश का, और अभी भी आप उसमें तर्क देते रहेंगे, उसमें तर्क देते रहेंगे आप। नहीं, आप ये कहां है क्या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से सहमत हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से सहमत हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से सहमत है, जिन्होंने कहा था कि अपने पूर्वजों की संपत्ति बेचने वाली औलादें नालायक होती हैं और पूरा देश बेच दिया है आपके पास। ठीक है वंदना जी, अब जरा जवाब दीजिए, अब जरा जवाब दीजिए, अब जरा जवाब दीजिए जो किसानों के मन में। ठीक है इस देश में 70 सालों में राष्ट्रीयकरण की सरकार चल रही है, पिछले 7 सालों से इस देश के अंदर निजीकरण की सरकार चल रही है। वंदना जी, अब जरा जवाब दीजिए, किसानों के मन में जो आशंका है उसको दूर कैसे किया जाएगा? मुझे मत दीजिए, कैसे इस देश के किसानों को जवाब दीजिए। ठीक है, किसानों के मन की आशंका को कैसे दूर किया जाएगा? वंदना जी लगाया था, साबित हो गया ना सर। ठीक है, फ्रांस की एक कंपनी ने फ्रांस के वहां के कह दिया लोगों ने, खालिद जी ठीक है, ये पेपर मार चुका है, फ्रांस से खबर आ चुकी है। आज के विषय पर सिर्फ बात, दलाली खाई है आज के विषय पर बात सर, सिर्फ प्लीज।
तो राहुल जी की बात क्या करती है? ठीक है वंदना जी, मुद्दे पर रहें सर शुभेंदु जी, प्लीज। अगर इन्होंने ऐसे बीच में बोलना है और आपने बीच में नहीं, आपका आपका झूठ नहीं सुन सकते, आपका झूठ नहीं सुन सकते, आप अपनी सरकार की तरफ से कोई बात नहीं आप उनको रखती बात तो रखने दीजिए ना, आपको मैं आपको मौका दूंगा, आप उस समय अपनी बात रखिएगा। वंदना जी सिर्फ पॉइंट पर हम बात करेंगे, जवाब मुझ पे कहिए, पॉइंट पर बात करेंगे। किसानों के मन की आशंका को कैसे दूर किया जाएगा? एफसीआई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आशंका नहीं है, किसानों के मन में कोई आशंका नहीं है। कुछ किसान दबाव में आए हुए हैं विपक्षी पार्टी में, लेकिन अधिकतर कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं विपक्षी पार्टियों के। मैं खुद किसानों से मिलकर आई हूँ। कितनी बार मिल के आए हो, कहाँ मिल के आए हो? आप कैसी बात कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो? बोलो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर आप जब आप वहाँ पे गए हो तो उन किसानों को समझाने का भी काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को वो गाँव में घुसने नहीं दे रहे, आप धरने में जाने की बात कर रहे हैं, उनके आंदोलन में शामिल होने की बात कर रहे हैं। कल चलेंगे दोनों, कल चलेंगे दोनों, अभी गाड़ी से चलिए कल चलते हैं दोनों। मैं तो वहाँ पे अक्सर जाता रहता हूँ, लेकिन आप बताओ ना, जब आपके मुख्यमंत्री को गांव में घुसने नहीं दे रहे, आपके नेताओं को गांव में नहीं घुसने दे रहे, आपको आंदोलन तक कौन पहुँचने दे रहा है? होती है जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते, मुझे ये समझ नहीं आता। तो आप जवाब वो दे जो जनता को, जो जवाब देने वाला जवाब दो ना। आप यहाँ पे झूठ परोसोगे तो वो सही नहीं होता वंदना जी, आप झूठ बोलते हो। असल बात तो ये है, आप यहाँ पे आप जवाब आपको देना बनता है, हम जवाब आपसे, हम जवाब मांगने वाले हैं, जवाब आपको देना है। अरे एक आपके पास चीज थी, उसमें आप उंगली कटा के शहीद बनने की चलिए कोशिश ठीक है, कर ठीक रहे है, हैं। अब ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे। वंदना जी जरा इस बात का और सवाल का जवाब दीजिए कि सिस्टम के अंदर इस बार इस सिस्टम के अंदर जवाब नहीं देने दे रहा है, ऐसे बहस नहीं होती है। नहीं सुनना चाहते हैं पॉइंट पर मैं इसलिए बाकी मेहमानों से भी कहना चाहता हूँ, सभी को मौका दिया जा रहा है और सभी को मौका मिल भी रहा है, लेकिन अपने समय पर बात रखें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है वंदना जी, जरा इस बात पर अपनी राय रखिए इस पर कि आखिर जो अभी तक मैसेज को लेकर के परेशानी चल रही थी, आपको लगता है कि इसमें खामी रही है, इसलिए इसको दुरुस्त किया गया? नहीं, देखिए जो फसल बिकना है वो किसानों का बड़ा उत्सव होता है, ये मैं मानती हूँ। और अगर कहीं पर खामी आई है तो उसको ठीक करने का प्रयास किया। बहुत सारी चीजें हमारे घर में कोई उत्सव होता है, कोई शादी ब्याह होती है, तो छोटी मोटी कहीं ना कहीं चीजें निकल जाती है ना, अरे ये रह गया वो रह गया, वो कर दिया जाता है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि सही समय पर सही चीजें होती जा रही हैं। आपने देखा है कि 72 घंटे तक अगर पैसा नहीं पहुंचता किसानों को, तो उनको ये भी कहा गया कि 9% का उनको इंटरेस्ट साथ में दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। किसान समय से फसल बेचे, साथ ही साथ उसको पैसा मिल जाए, उसको लंबा समय अटकाने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बहुत क्रांतिकारी स्टेप है जो मेरी सरकार ने ली है किसानों के लिए। किसान अपनी फसल बेच सके। आप एक और चीज भी देखेंगे कि सरसों जिस तरह से एमएसपी से ज्यादा जा रही है, अब कपास का भी यही हाल हो रहा है, कपास भी एमएसपी से ज्यादा बिक रही है। तो अभी सरसों हाथों हाथ प्राइवेट जो लोग हैं उन्होंने उठा ली, अभी जो खरीद जो है सरकारी शुरू ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ठीक है, इस पर भी जरा बात कर लेते हैं। योगेश जी ये कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरसों अभी सरकारी खरीद शुरू होने से पहले ही प्राइवेट प्लेयर्स ने उसको हाथों हाथ लिया और तय एमएसपी से ज्यादा पर खरीद लिया। ये सच है, मैं मानता हूं, इससे सहमत हूं मैं, लेकिन अब मैं इसको ऐड करके आगे बढ़ा देता हूं। जियो ने फ्री में सिम और फोन बांटे थे पहले, आज के दिन क्या हाल है उसका भी जवाब दे दें थोड़ा सा। अब मैं कंफर्म करता हूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं ये चीज, इन्होंने सरसों महंगी खरीदी जा रही है वो तो बता दिया, लेकिन जो सरसों का तेल 1 लीटर 80-85 रुपए में आता था वो 150 रुपए में बिक रहा, उसका जवाब कौन देगा? अल्टीमेटली जो बायर है, जिसको जरूरत है, उसके पास तो जो मैं बात कर रहा हूं वही होगी ना फिर, कि किसान को तो 2 रुपए का फायदा दिया इन्होंने, लेकिन जब वो खरीद रहा है वापस तेल, वो तो डबल के रेट पे पहुंचा दिया आपने। तो ये नुकसान होना ही होना तय है, डिसाइडेड है। अब मैं बात करता हूं, मैं इनकी बात से 100/100 सहमत हूं। आप सारी की सारी चीजें प्राइवेट लोगों को खरीदने के लिए बोल दीजिए, मैं तैयार हूं इनकी बात को हाँ भरता हूं, लेकिन ऑन कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशंस, वो उनका जवाब ये दे दें मुझे। मैं बताता हूं, जो अमेरिका के अंदर हुआ था वो इसलिए हुआ था कि वो लोग ये चाहते थे कि हम किसानी से लोगों को बाहर लाके और उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, तो उनको रोजगार वहां देंगे, तो इनकम जो यहां पे जो रहेंगे उनको इनकम ज्यादा मिलेगी और उनको जो है रोजगार हम अलग जगह पे दे देंगे। क्या हिंदुस्तान में मोदी जी के पास, क्या किसी भी बीजेपी के आदमी के पास कोई ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तैयार
कि जो बेरोजगार इन्होंने कर दिए हैं, 20-30 करोड़ तो वैसे ही फालतू कर दिए बेरोजगार, क्या इनके पास ऐसा कोई प्लान है कि औरों को भी ये रोजगार, जो बाहर आएंगे किसान, उनको कहीं पे रोजगार दे पाएंगे? ऐसा कोई प्लान नहीं है इनके पास। ठीक है, अब मैं बताता हूं, सुनिए, रोजगार की समस्या क्यों आई है वो भी बता देता हूं मैं। रोजगार की समस्या आई है, जो गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था उनको रोजगार मिलता था, वो थी इंडियन ऑयल से मिलती थी, ऑयल इंडस्ट्रीज जितनी है, बाल्को थी, कोल इंडिया थी, रेलवे थी, एयर इंडिया थी, मारुति थी। मारुति से आपको मैं कंफर्म कर सकता हूं, कम से कम नहीं 5 लाख लोग, परिवार जुड़े हुए हैं मारुति के, अकेले एक कंपनी से, जो कि कांग्रेस की देन थी। ठीक है, इन्होंने एक कंपनी खड़ी नहीं की, ये बेचने पे लगे हैं। रोजगार देंगे कहां से? अब होगा क्या अल्टीमेटली, जब रोजगार की बात आएगी, ये तो कह देंगे ठीक है, अदानी से मांगो, अंबानी से मांगो, हमारे यहां तो कोई इंडस्ट्री है नहीं। अब मैं बात करता हूं सोल्यूशन की भी कर देता हूं, मैं जो ये बात कर रहे हैं ना वो भी कर देता हूं। अब क्या किया है अदानी जी ने? अदानी जी ने सिर्फ जमीन खरीदी है, और उस जमीन खरीद के ऊपर उनको सारा का सारा लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, बैंकों ने दिया है। ठीक है, अगर यही लोन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के किसानों को दे दिया जाता तो वो फायदा डायरेक्ट उनको क्यों नहीं होता? ठीक है, जरा जल्दी से जवाब, वंदना जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मैं दर्शन जी के पास जाता हूँ। देखिए, सबसे पहले योगेश कौशिक जी, आप वैसे पूछ भी रहे थे बीच में कि आप अमेरिका कब तक गई हैं, लेकिन आपको शायद मालूम नहीं कि इकोनॉमिक्स मैंने इतने लंबे समय तक मैंने पढ़ी है, और अभी भी लगातार मैं टच में रहती हूँ। पर्सनल बातें करने की बजाय देश में बातें किया करो। हो सकता है आप गए हो। योगेश जी सुन लीजिए, आपने यहाँ पर बात की कि अमेरिका में, आप भी तो इसी पूरे उसके साथ बोल रहे हैं ना कि अमेरिका में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैंने तो नहीं पूछा आप अमेरिका गए या नहीं गए, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, आपने कहा कि अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना था, इसलिए खेती को खत्म किया गया। शायद आप ये भूल गए, अमेरिका को जो की रिवर जहाँ पे लेक्स हैं, उस एरिया को व्हीट बॉल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा व्हीट वहां पर उगता है। ये मुझे मत बताइए कि इस तरह के आप अगर झूठे यहाँ पे स्टेटमेंट ले आएंगे तो मैं उसको मानूंगी नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं खत्म हुआ, मैकेनाइज्ड हुआ, मशीनों से हुआ। इवन यहाँ पे डेयरी फार्मिंग भी जो है वो भी मैकेनाइज्ड हो चुकी है पूरी तरह से। वो मुझे आप मत बताइए, मेरे को उसकी डिटेल सारी मालूम है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर रोजगार की समस्या की बात की, आपने बात की डिसइन्वेस्टमेंट की, आपने कहा ये भेज दिया वो भेज दिया, लेकिन एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मुझसे सवाल करने की बजाय सिर्फ जवाब पे सीमित रहा करो आप, प्लीज। नहीं, आप जवाब देने के लिए सिर्फ, ठीक है, मैं जवाब पे हाँ, तो मुझसे सवाल मत किया करो। नहीं योगेश जी संयमित, प्लीज, ठीक है। हो सकता है आपको बुरा लगता हो, पर मैं तो अपनी क्या सवाल करोगे आप मुझसे? योगेश जी, सरकार में आपको जवाब दो। ठीक है, आप मुझे बोल देते हैं ना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट है रोजगार देने का, उसका जवाब दे दो मुझे। मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कम से कम मेरी बात तो ध्यान से सुनेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ आप पे। नहीं, मैं अज्ञानी आदमी हूँ। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को अगर हमने एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है, लेकिन देश से बाहर 1 रुपया भी नहीं जा रहा। बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने, देश नहीं बिकने दूंगा, देश बिका चलिए, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, वंदना जी एक मिनट, जरा दर्शन जी, ये जो बिना मैसेज के खरीद, और जब मंडियों के अंदर किसान पहुंच रहे हैं, वंदना जी ठीक है, दर्शन जी, जब मंडियों के अंदर किसान पहुंच रहे हैं तो सरकार तो कह रही है कि हमने मैसेज सिस्टम को अब खत्म कर दिया एक तरीके से। अगर कोई भी किसान अपनी फसल लेकर के पहुंच रहा है तो हम वहां पर उनको गेट पास दे रहे हैं और उनकी खरीद हो रही है। अभी भी ऐसा ही है? आपको लगता है सही है या अभी भी परेशानी है इसमें? सुबंधु जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसानों के साथ इस देश में वैसा ही हो रहा है जैसा कि इस डिबेट में हुआ, 1 घंटे में 2 मिनट, हर जगह यही होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बात तो किसानों की है। वंदना जी की बात का जवाब दिया बात किसानों की, लेकिन किसानों के लिए समय नहीं है, किसानों की बात रखने के लिए कोई समय नहीं है। मैं इतनी देर से केवल यही देख रहा था। दूसरी बात, मैं वंदना जी की बात का जवाब ये देता हूँ, ये पुरानी कांग्रेसी हैं, अब बाद में बीजेपी में आई। इन्होंने ये कहा कि आशंकाओं के आधार पर ये आंदोलन, ठीक है, थोड़ा इस चीज को समझिए। पुरानी मैं कहाँ पर क्या हूँ, कांग्रेस की, भाजपा की हूँ, तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके व्यक्तिगत कमेंट ना करें। चलिए, धन्यवाद। अब मैं इनकी बात का जवाब ये देता हूँ, जो इन्होंने कहा कि आशंकाओं के आधार पर। जो हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगाया था मोदी जी ने, उस टाइम पर हिंदुस्तान में कोरोना आ चुका था या आशंका थी? दूसरी बात में इनकी बात का जवाब ये देता हूँ, इन्होंने कहा सब्सिडी, अमेरिका में सब्सिडी, वो एक डेवलप्ड कंट्री थी, अमेरिका में अब भी सब्सिडी मिलती है, वहां पर अब भी गरीबी रेखा से नीचे के किसान हैं,
वो उन किसानों को $1,00,000 की सब्सिडी दी जाती है। उनको केवल 25% अमेरिका के किसानों का बाजार में हिस्सेदारी बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है बड़ी कंपनियों की वजह से। इन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान का किसान छोटा किसान है। अन्न के उत्पादन में विश्व के अंदर सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, जिसका श्रेय किसान को जाता है। हिंदुस्तान के अंदर किसान को सबसे कम सब्सिडी दी जाती है पूरे संसार में, इसका श्रेय बीजेपी को जाता है या पुरानी सरकार कांग्रेस को जाता है। ठीक है, भारत जो है ना संसार के अंदर सबसे कम आय वाला देश है किसानों की नजर में, इसका श्रेय सभी सरकारों को जाता है जो आज तक हुई है और बीजेपी को जाता है। आज तक 2004 से लेकर 2009 तक बीजेपी रही, 2014 से लेकर आज तक बीजेपी है। 40% संख्या क्यों घट गई किसानों की, इसका श्रेय बीजेपी को जाता है। अब इसके अलावा मैं इनको ये बता देना चाहता हूं, जो एग्रीमेंट की बात ये करते हैं कि क्या एग्रीमेंट से दिक्कत है क्या नहीं है। जो गन्ने है ना, गन्ने की खेती जो किसान करते हैं शुभेंदु जी, उसका एग्रीमेंट किया जाता है मिलों के साथ, मिल मालिकों के साथ, उसको बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, उसका 20,000 करोड़ बकाया है अब तक, जिसके ऊपर कानून बना हुआ है। और ये इस प्रकार के और कानून लाकर किसानों को क्या बर्बाद नहीं करना चाहते। अगर अब भी इनको थोड़ी बहुत लाज आती है बीजेपी वालों को, तो कम से कम किसान हितैषी मत कहो अपने आप को, कहो अंबानी हितैषी, कहो अडानी हितैषी, जिसके भी हितैषी है उनको हितैषी बताओ। हमारे ऊपर मतलब ये बंदूक रखकर ना चलाएं। फायदा उनको पहुंचाना चाहते हैं, बर्बाद किसान को करना चाहती है। शर्म आनी चाहिए। और अपने आप को ये किसानों के पुत्र बताते हैं, किसानों की हितैषी बताते हैं। ऐसे मतलब गंदी मानसिकता की सरकार हमारे देश के अंदर आ गई है। किसान करे तो क्या करे बताइए मुझे। ठीक है, जरा जल्दी से, फिर उसके बाद में बाकी किसान पूरी तरह से इस देश का सदा। ठीक है दर्शन जी, ठीक है। आई सुन लीजिए, आपने सबसे पहले एक बड़ा अच्छा वाजिब प्रश्न यहाँ पर उठाया कि जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय आशंका थी या नहीं थी। बिल्कुल आशंका भी थी और सामने से दिख रहा था बीमारी। बहुत सारे देशों में बीमारी फैल चुकी थी और बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि आसपास के एरिया में बहुत, हमने वीडियोस देखे थे कि लोग नीचे गिर रहे थे, बीमार हो रहे थे, मर रहे थे, वो हमारे सामने थी। वो आशंका सामने जीवंत दिखाई दे रही थी बिना किसी प्रूफ के। बिहार दिखाई दे रही है किसान को। प्रूफ क्या है? बिहार दिखाई दे रहा है। ये कानून रखे, क्या लिखा है इसमें, कहाँ लिखा है? ये काले है, कहाँ लिखा है? मंडियों का बर्बाद कर चुके हैं और पूरे इतिहास को उठा करने के लिए हमारी आशंका कैसे हो गई? जवाब की आशंका सही है। अरे कम से कम सोचिए, जवाब देने से पहले पैसे लग जाते हैं जवाब देने। आपको कुछ पता नहीं है ना, आपको ना तर्क रखने आते हैं, ना आपको बात करनी आती है, केवल चिल्लाना आता है। चिल्लाइए। ये बता दो कहाँ लिखा है जमीन जाएगी, कहाँ लिखा है एफसीआई जाएगी? वहाँ तो प्रूफ के सामने हमने वीडियो देखे, हमने आंकड़े देखे, ये सामने कानून बात ही नहीं है। जमीन जाने की बात कौन कर रहा है? कौन कह रहा है जमीन जाने की बात? हाँ, कौन कह रहा है जमीन जाने की बात? आसाम के अंदर तुम्हारी आसाम के अंदर जो वो गाड़ी के अंदर वो मतलब वोटिंग मशीन पकड़ी गई है चोरी करते हुए। लेकिन ठीक है, आपने जवाब दिया। ठीक है वंदना जी, ठीक है, लेकिन जरा ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा इसमें खालिद जी को जोड़ रहा हूँ। ठीक है खालिद जी, अब ये बार बार कहा भी जा रहा है, वंदना जी कह भी रही हैं कि कहाँ लिखा है और कहाँ पर नियमों के अंदर और कानून के तहत कहाँ पर ये चीज है कि जमीन चली जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एफसीआई सरकारी खरीद बंद कर देगा, ये कहाँ लिखा है? वो ये कह रहे हैं कहाँ लिखा है। ये इस देश में जो पहले इस देश में जीएसटी लागू किया गया, उसमें कहाँ लिखा था कि देश के इतने करोड़ रोजगार चले जाएंगे, इतने रोजगार बंद हो जाएंगे। जब ये नोटबंदी लेके आए तो उसमें कहां लिखा था प्रधानमंत्री जी ने कि इस नोटबंदी से देश में तबाही आ जाएगी, काला पैसा जिसको बंद करने की बात कर रहे थे, बंद। आपको तबाही नहीं दिखती ना, इसलिए गुस्सा आता है। आपको तबाही नहीं दिखती ना। आप सुनो वंदना जी, आप एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, ठीक है आप सुन लीजिए मेरी बात, आप सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। अरे बदतमीजी आपका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया क्या? नहीं खालिद जी, एक मिनट आराम से, शांति से, एक मिनट। आप कहाँ हैं? इस तरीके से नहीं, इससे कोई फर्क वंदना जी, एक मिनट जरा सुन लीजिए। कहाँ है, कहाँ थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ भी कुछ ना मिले तो तीसरी जगह चले जाना, हमारी क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी राजनीतिक दल चुन सकती हैं,
आपको यहाँ भी कुछ ना मिले तो आप कहीं और चले जाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जहां लगे। लेकिन इस देश के लोगों की आवाज उठाने वाले हम रहे, आप ना रहे, इस देश के अंदर रहेंगे, इस देश के अंदर रहेंगे, चीजें उठाई जाएंगी। कहां लिखा था कि नोटबंदी से जो इस देश के अंदर काला पैसा आया, वो कहां लिखा था? ये सब चीज ये कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने, मुझे इतने दिन दे दीजिए और जहां बुलाएंगे सबसे पहले किसके पास पैसा मिला? उग्रवादियों के पास पैसा मिलता है, जो 2000 का नोट जिसके लिए चिप की बात करते थे वो तो। लेकिन विषय ये नहीं है आज का विषय ये है कि भाई एफसीआई में किसानों की आशंका है, आशंका उनकी जायज है। अब तक देश में जो हुआ है, अब तक देश के अंदर जो भी हुआ है, आशंकाओं के आधार पर हुआ है। क्या ये बता सकते हैं कि बैंकों को बेचने का कारण क्या था? वो घाटे में थी। क्या ये बता सकते हैं कि एयरपोर्ट्स को बेचने का कारण क्या है? वो घाटे में क्यों चल रही थी? क्या ये बता सकते हैं कि जो रेल इस देश के अंदर बेची गई वो क्यों बेची गई? आशंकाएं किसानों की ऐसे नहीं है, यकीन है उनको, जो सरकार की कार्यकारिणी नहीं है। और सुनिए, इस सरकार के पूर्व सलाहकार कौशिक बसु ने क्या कहा था कि इस देश ने जो 70 सालों के अंदर जो बनाया है, सरकार उसको धीरे धीरे करके बेच रही है। ये मेरा नहीं है, ये कौशिक बसु जी ने कहा था पूर्व सरकार के पूर्व सलाहकार ने। ठीक है रजवंत जी, अब इसमें सुधार क्या होना चाहिए? देखिए शुभेंदु जी, सुधार की बात तो नहीं, एक चीज मैं जरूर बताना, एक इसमें हो सकता है कि 3 कानून वापस हो जाए तो नहीं, ये बात वही तो चीज आ रही है। एक सुधार की इसमें गुंजाइश यही बचती है कि जिस व्यक्ति के लिए अगर वो कानून बनाए जा रहे हैं, उनको वहां पे बुलाए, उनको बुलाकर उनसे सलाह ली जाए, उनसे विचार विमर्श किया जाए कि किस प्रकार से ये कानून आपके हित में हो सकते हैं, उनसे बैठकर बुलाया जाए। कभी भी कोई भी काम अगर किसी वर्ग विशेष के लिए किया जाता है तो कम से कम उन लोगों को तो शामिल किया जाए। लेकिन जिन लोगों ने ये कानून थोपे हैं और अब वो कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी है, ये हमारी समझ से बाहर है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इनके कानूनों में ये कहा, ये खूब कहते हैं कि एक मंडी की बात करते हैं, बोला कोई भी व्यक्ति अपनी फसल कहीं पे भी बेच सकता है। जब इनके मंत्री भी ये बात कहते हैं, सरकार भी यही कहती है, तो एक चीज बताएं, ये एक रजिस्ट्रेशन का क्या फंडा चलाया इन्होंने कि आप कोई कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कराएं। जब कोई विदेशी आके यहाँ पे फसल नहीं बेच रहा, यहाँ पे भारत देश का नागरिक आके फसल बेच रहा है। ये खुद ये कहते हैं कि हम राजस्थान वालों को नहीं आने देंगे, हम पंजाब वालों को नहीं आने देंगे, हम यूपी वालों को नहीं आने देंगे। जब कोई भी व्यक्ति कहीं भी फसल आके बेच सकता है तो ये आपका दोगला समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बात यहाँ यही है कि कानूनों को लेकर के ये पूरी तरीके से रार है और किसानों की इसीलिए ये लड़ाई जो है एफसीआई तक आ चुकी है और किसानों के मन में आशंकाएं अपार हैं। बात यही कि आखिर किसानों के सामने जो परेशानियां हैं, सरकार उस बारे में विचार करेगी, समाधान क्या निकल पाएगा, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।